अब आप सोचो कि एमपीपीएससी वाला क्या सुधार करेगा। अब यूपीएससी तो अपने आप में उसके लिए एक आदर्श है, तो एमपीपीएससी वाला भी यही सुधार करेगा ना कि हमारे बच्चे भी जो है यूपीएससी निकालें, मध्य प्रदेश के बच्चे भी यूपीएससी निकालें। लेकिन अगर वो एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी के लायक नहीं बचेंगे। तो क्यों ना एमपीपीएससी को ऐसा बनाया जाए कि उसके साथ दोनों एग्जाम निकले, आगे ना। तो इसलिए फ्यूचर क्या रहेगा, यही रहेगा कि वो यूपीएससी के नजदीक जाएगी कि आप केवल यूपीएससी की तैयारी करो, एमपीपीएससी अपने आप निकलेगा, या एमपीपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी अपने आप निकलेगा। आगे ना समझ में। अब आप कहोगे नहीं नहीं साहब आप झूठ बोल रहे हैं या आपको समझ नहीं है, सुधार तो ऐसा होगा। अच्छा, मतलब बैंक में ऐसा सुधार होगा कि लोग पैसे खा जाए बैंक में ऐसा सुधार होगा, हमको समझा रहे हो। मतलब कमाल है आपके, मतलब आर्ग्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं, मतलब आप अपना मत इस प्रकार से रखोगे हमारी बात काटने के लिए कि सुधार को गलत सिद्ध कर दोगे। ऐसा थोड़ी होगा। ये बहुत सिंपल चीज है, कोई भी समझ सकता है इसको समझने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये एमपीपीएससी को ऐसा मानते हैं, यूपीएससी को ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी को मानते नहीं है, हम एक सर्वसाधारण सामान्य बात बता रहे हैं कि आखिर एमपीपीएससी को अपना स्टैंडर्ड सुधारना होगा तो वो कहां जाएगा, किसकी तरफ झुकेगा, कैसे अपने अंदर सुधार लेके आएगा। एनालिटिकल माइंड वालों को सिलेक्ट करना चाहेगा ना, जो अच्छे से सेवा कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, उन्हीं को तो वो सिलेक्ट करना चाहेगा। तो आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं। हमको यही तो पावर देता है गायत्री मंत्र। आप लोग मिस करते होंगे, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रेगुलर आते थे, तो गायत्री मंत्र का खास करके जो एक वातावरण बनता है उसको जरूर मिस करते होंगे आप लोग, है ना। मैं भी मिस करता था, क्योंकि हम जब तस्वीर के सामने बैठ करके माला जपते हैं या गायत्री मंत्र बोलते हैं वो एक अलग चीज होती है, और जब ऐसे सामूहिक रूप में जो जाप होता है, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं, आप सब भी हमारे साथ साथ बोलते हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है और उसका जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये मन की स्थिति बनाने वाला है, ये आपको ऊंचाई की ओर ले जाने वाला है, ऊंचा सोचने की बात करना है। दरअसल दुनिया में और जीवन में कुछ नहीं है बाकी सिर्फ ऊंचा सोचना, उत्कृष्ट चिंतन, ऊंचाई की ओर उठना, ऊंचाई की तरफ सोचना, यही सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा बाकी सब बकवास है, बाकी और कुछ नहीं है। तो पूरी लाइफ का अगर आप एक्सट्रैक्ट निकाल के देखें तो यही है कि हम ऊंचा सोचना सीखें, महान बनने की कोशिश करें, ऊंचाई की तरफ ले जाने वाली बात करें। क्योंकि महान बनने की कोशिश में अपने आप हम लोग बहुत सारा ऐसा कर जाते हैं जिससे दुनिया चमत्कार महसूस करती है, दुनिया को लगता है कि ये चमत्कार है। दरअसल वो चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ एक मनुष्य होने की पराकाष्ठा है, मनुष्य होने की कोशिश करना है। गायत्री मंत्र इसमें मदद करता है। गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाने की बात करता है। बोलता है कि आप ईश्वर जो है वो, हम अगर कहीं भटक जाएं तो हमको भटकाओं से बचाए और जबरदस्ती खींच के ले जाए, अच्छाइयों की तरफ खींच के ले जाए। क्योंकि नीचे गिरने की जो आदत है वो तो स्वाभाविक होती है, सहज होती है, लेकिन उत्कृष्टता की तरफ बढ़ना वो थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने बायोलॉजी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च होता है। बायो में पढ़ते हैं तो एटीपी के रूप में खर्च होता है। एक्टिवली आप जो है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, यानी उच्चता की तरफ जाना है, तो उसके लिए पावर लगती है। तो पावर जो है वो मंत्र के रूप में, आप कहेंगे मंत्र पावरफुल हो सकता है, नहीं, मंत्र के साथ भावना पावरफुल होती है। ऊंचा उठने का जो आपके अंदर भाव होता है, वो भाव पैदा करना पड़ता है, वो पावरफुल होता है, वो आपको जबरदस्ती खींच ले जाता है, उसमें बहुत ताकत होती है ना। केवल आप कहोगे कि हम कुएं में बाल्टी चलाते हैं तो रस्सी लटका देते हैं, तो रस्सी जो है वो मंत्र जैसा है, लेकिन आप जो ताकत लगाते हैं वो भाव है। रस्सी खींचने के लिए जो ताकत ना लगाएं और केवल रस्सी लटका दें तो बाल्टी बाहर आ जाएगी। क्या कुएं में जो बकेट अंदर गई है, पानी आप लोगों ने खींचते हुए देखा जरूर होगा, कुछ नहीं भी खींचा होगा तो आपने कुएं से पानी खींचते हुए देखा होगा किसी को, तो उसमें पावर लगाना पड़ता है, आपकी भुजाओं की ताकत लगती है। तो रस्सी जो है वो मंत्र जैसा है, मंत्र केवल रस्सी जैसा है, ठीक है। और पानी क्या है, उपलब्धियां हैं। तो उपलब्धियां हासिल करने के लिए मंत्र रस्सी के समान है, रस्सी को आप नकार नहीं सकते। आप कहोगे नहीं केवल हमारे पास भाव होगा
तो हम कुएं का पानी बाहर निकाल देंगे, तो ये तो फालतू चमत्कार वाली बात करनी होगी। रस्सी जरूरी है, लेकिन केवल रस्सी से काम हो जाएगा नहीं, उसमें खींचने की ताकत भी होनी चाहिए। तो जो ताकत जो आप खींचते हैं, ताकत जो आप लगाते हैं, वो भाव है। भाव नहीं रखेंगे और केवल मंत्र पढ़ेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, तो भी उपलब्धियां हासिल नहीं होनी है। तो उपलब्धियां हासिल करनी है तो मंत्र के साथ साथ भाव पैदा कीजिए और कहिए कि हमारे अंदर जो भी दुर्गुण हैं, जो भी बुराइयां हैं, जो भी ऐसी नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाए। और हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम पुरुषार्थी नहीं हैं, तो ईश्वर अपनी कृपा से खत्म कर दे, आप कर दो। इसलिए यहाँ ईश्वर भी जो है बड़ा यूनिवर्सल वाला माना गया है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग जो सन को बोलते हैं, सूर्य, वो सविता मंत्र है, सूर्य मंत्र है, गायत्री मंत्र है, सूर्य मंत्र है। ये यूनिवर्सल है, ये सेक्युलर भी है, इसको मुसलमान भी जप सकता है क्योंकि इस मंत्र का कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है गायत्री मंत्र का, क्योंकि गायत्री मंत्र किसकी प्रार्थना है? सूर्य की प्रार्थना है। और सूर्य की प्रार्थना जो है वो धर्म के रूप में इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है। जब हम इकोलॉजी ने इन्वायरमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो सूर्य जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए एनर्जी देने वाला है ना, एनर्जी आती है, फोटोसिंथेसिस की एनर्जी आती है। तो आज हम जो कुछ भी हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की वजह से, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कहां से मिल रही है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से मिल रही है, यानी कि सन से मिल रही है। तो ये थैंक्स गिविंग वाला मामला है और कुछ भी नहीं है। ये थैंक्स है किसको? कि आपने जो सारी एनर्जी दे रखी है, एक तो ये बहुत काम की है, इसी की वजह से हम जिंदा हैं। तो एक तो थैंक्स वाला भाव है। तो किसी भी धर्म में थैंक यू देने से मना नहीं किया गया, धन्यवाद देने से मना नहीं किया गया। थैंक यू बोलने से कहाँ मना करता है कोई भी धर्म? कोई भी भलाई का काम करे आपके साथ, आप उसको थैंक यू बोलो, एक चीज। दूसरी चीज है कि अब जब आप इतना कुछ कर ही रहे हो और आपका 6000 डिग्री सेल्सियस का आपका जो है टेम्परेचर है और इतना जबरदस्त है जिसमें तो हर कुछ जल करके भस्म हो जाता है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि इतनी हेवी एनर्जी से यदि आप हमारी बुराइयों को, पापों को अगर खत्म करना चाहें तो आप तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक तरह की भट्टी है जिसमें जब सब कुछ जल करके भस्म हो सकता है। हम देखते हैं 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जल के बहुत कुछ भस्म हो जाता है। तो ये तो 6000 डिग्री सेल्सियस वाला मामला है, और वो भी आउटर साइड में, कोर की बात नहीं कर, बिल्कुल बाहर कोरोना के आसपास की बात कर। तो वहां पर जब इतनी ज्यादा एनर्जी है और वो है, तो फिर तो आप, तो इसमें मंत्र में यही कहा गया है कि जो पावरफुल एनर्जी है, ये जो लाइट है और इसकी जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी हम ऐसी भावना करते हैं कि ये हमारे दिमाग में घुस जाए और हमारे अंदर जो भी बुराइयां, कई बार क्या होता है आदमी को मालूम तो पड़ जाता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, ये मेरी आदत ठीक नहीं है। खास करके आदतों के मामले में, आदतों के मामले में मनुष्य को पता होता है कि मुझे, अच्छा आप शराबी से पूछोगे तो उसको आप शराब के दुर्गुण बताने जाओगे तो वो बहुत ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। सिगरेट पीने वाले को अगर आप उसकी खराबी बताओगे, सिगरेट पीने की क्या खराबियां हैं, तंबाकू खाने वाले को आप बताना चाहो कि टोबैको च्युइंग करने से जो है आपको क्या क्या हो सकता है, उसको पता है, उसके पैकेट पे भी फोटो बने रहते हैं आजकल। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं होता? इसलिए इंटरेस्टेड नहीं रहता वो क्योंकि उसको पता है कि इसके क्या नुकसान है। पर समस्या कहाँ है? समस्या है आदत में, वो हैबिचुअल है, उसके स्वभाव में आ गया है, क्योंकि वो उसको वो करना है। देर से उठने वाले को देर से उठने की हानि पता है, उसने 4 बजे उठ के भी देख रखा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कभी 4 बजे उठ के ना देखा हो, 5 बजे उठ के ना देखा हो, 6 बजे मॉर्निंग वॉक करके ना देखा हो, उसको आनंद भी आया होगा। लेकिन उसके बावजूद वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मजबूर है, अपनी आदत से मजबूर है, आलस्य के कारण वो मजबूर है, अपने आलस्य की उसकी आदत के कारण मजबूर है। तो कई लोग जो है अपनी मजबूरी बना लेते हैं, आदतों को मजबूरी बना लेते हैं। खास करके उनके लिए गायत्री मंत्र बहुत काम की चीज, आपकी उस मजबूरी को और कमजोरी को दूर करता है, क्योंकि आप सपोर्ट ले लेते हो। जब भी हम किसी चीज के लिए मजबूर होते हैं, यह हमसे नहीं होता, ये किसी बुखार को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, किसी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम डॉक्टर की सहायता लेते हैं, दवाई के माध्यम से ठीक करते हैं। तो ये सहायता लेना हुआ। तो गायत्री मंत्र भी एक तरह का सहायता है, हेल्प है उन लोगों के लिए, खास करके
मुझे लगता है कि जो व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही पुरुषार्थी है, बहुत ही संकल्पवान है और वाकई में वो मनुष्य है और मनुष्यता का आभास उसको हर पल होता रहता है, तो उसको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विजय प्राप्त कर लेता है, हर तरह की समस्या पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन उन लोगों को मंत्र की आवश्यकता बहुत होती है जो पुरुषार्थी नहीं है, जिनमें संकल्प बल कमजोर है, जिनको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो किसी चीज को कर नहीं पाते, कि राधा वो और ज्यादा अपना नुकसान पहुंचाए उसके बजाय मंत्र की सहायता लेते। तो मुझे लगता है कि ये मंत्र खास करके पिछड़े हुए लोगों को, कमजोर लोगों को, या जिनको सहायता की आवश्यकता है, या जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, या जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा पिछड़ गए हैं, जिनको समय लग गया है, जो लेगिंग में है, उन लोगों के लिए वरदान है। उन लोगों को जरूर इसको फॉलो करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होती तो आप वैसे ही कुछ कर दिए होते, अभी तक आपका नाम अखबारों में आ रहा होता। क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो भटकते ही नहीं है, कई लोग हैं रोज 10 बजे सो जाते हैं, 5 बजे उठते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा काम ही नहीं करते कि रात को नींद ना आए। कोई काम नहीं करते, कोई गलती नहीं करते, अपना काम से काम करते हैं, अपने ऑफिस से ऑफिस का काम करते हैं, जो उनका काम होता है वो काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, परिवार पे ध्यान देते हैं, अपने पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं या अपने परिवार में रहते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाते हैं बहुत अच्छे से। उनको कोई ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कोई कलावा नहीं बांधना पड़ता, उनको कोई प्रसाद नहीं खानी पड़ती, किसी ज्योतिष को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वस्थ भी है, उनका सम्मान भी है, उनका धन भी उनके पास पर्याप्त आ रहा है और वो सुखी भी है। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है, सभी लोगों के साथ लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है, सबके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो हम उन परेशानियों से जल्दी से निकल कर के आए, आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और पावरफुल बने, और ताकि हम अपने लक्ष्य को भेज सकें। ऐसी भावनाओं के साथ में हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। आइए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज जो है पहला दिन है हम लोगों का, तो उसके हिसाब से हम लोग, चूंकि हमारी रेगुलर जो क्लास चल रही है उसमें भी हम लोग पॉलिटी चला रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। ठीक है। सिलेबस तो आपका बहुत वास्ट है, मुझे लगता है सब लोग सिलेबस से परिचित होंगे। जो लोग नहीं हैं वो लोग डाउनलोड कर लें अपना सिलेबस। हम लोग यहाँ सिविल सर्विसेज को फोकस करेंगे, और दूसरी एग्जाम में भी यदि आप बैठना चाहते हैं तो मैं सामान्यतः दूसरी एग्जाम के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाता नहीं। रेलवे, एसएससी या और भी जो तरह की एग्जाम होती हैं उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ बताता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है उनमें भी काफ़ी कुछ फायदा आपको होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है आपके जीवन को बदलने में और जीवन को जीने में आने वाली जो समस्याएं हैं, उनसे भी, दोनों तरह की समस्याएं, उनमें भी आपको फायदा होगा इन क्लासेस से। कौन कौन सी समस्याएं? जो समस्याएं जो मैंने अभी आपको बताई, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं, पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अभी आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो पढ़ाई से संबंधित होंगी, जैसे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ में आने लग जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, वो कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। फैक्ट्स कहाँ से मिलेंगे वो हम कुछ किताबें भी बताएंगे, स्टडी मटेरियल बताएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, पूरा गाइडेंस करेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। टेस्ट भी हमारे यहाँ ग्रुप में होते रहते हैं, तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, तो उनका टेस्ट भी होता रहेगा। तो टेस्ट भी होंगे, करियर गाइडेंस भी होगा, स्टडी मटेरियल के बारे में भी बताया जाएगा। टॉपिक वाइज हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, एक एक टॉपिक को सॉल्व करते जाएंगे, वो भी हम करेंगे। तो कई तरह की चीजें तो हम करेंगे। इसके साथ साथ और भी हमारी क्लासेस के फायदे ये हैं कि आप लोगों की जो रोजमर्रा की समस्याएं होती हैं, कानूनी समस्याएं हैं, परिवार के लीगल समस्याएं हैं,
प्रशासनिक टाइप की जो समस्याएं होती हैं या जो जॉब में हैं उनको दिक्कत है, ट्रांसफर से संबंधित समस्या होती है, प्रमोशन से संबंधित है, ऑफिस में कोई परेशान कर रहा है उससे संबंधित है, पड़ोसियों से प्रॉब्लम है, बदमाश लोगों से प्रॉब्लम है, मोहल्ले में कोई गुंडा है उससे कोई पंगा है, उससे संबंधित कोई चीज है, या फिर पुलिस से संबंधित चीज है, प्रशासन से संबंधित चीज है, किसी ऑफिस के करप्शन से रिलेटेड चीज है। तो बहुत सारी उन चीजों का भी सॉल्यूशन आपको यहाँ क्लास में मिलता जाएगा। कुछ चीजें तो हमारे ज्ञान की वजह से हम जो आपको पढ़ाएंगे उसकी वजह से ठीक हो जाएंगी, कुछ हम आपको टेक्निक बता देंगे सामान्य तौर पे जिसमें हमको मदद नहीं करनी पड़ेगी, आप अपनी मदद खुद कर लेंगे, क्योंकि हम आपको तरीके बता देंगे कि अपनी मदद खुद कैसे करें। अगर आप किसी परेशानी में पड़े हुए हो तो उस परेशानी से बाहर कैसे निकलोगे, आप अपनी परेशानी हमसे शेयर करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे कि ये इस तरह से आप इससे बाहर निकलोगे और सामने वाले को खत्म हो जाएगा, सामने वाला जो भी बदमाश होगा उसको सबक भी मिल जाएगा। कई बार क्या होगा कि आप नहीं कर पाओगे, जैसे आपने अध्ययन के माध्यम से भी नहीं कर पाए, नॉलेज से भी नहीं कर पाए, हमने तरीका बताया उससे भी आप नहीं कर पा रहे, तो फिर हम करेंगे, आप हमें सौंप देंगे तो फिर हम निपटाएंगे उसको। तो आप लोगों में से जो पुराने हैं उनको अनुभव होगा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं और यहाँ चलता रहता है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे जुड़ते हैं वो कुल मिला करके वो एक सुरक्षा छतरी में आ जाते हैं, एक सुरक्षा छतरी में आ जाते हैं। ज्ञान के रूप में तो होता ही है, दरअसल यही समग्र व्यक्तित्व होता है और यही व्यक्तित्व जो हमने बनाया है खुद का, वही आपका बनना भी चाहिए। निर्माण जब होता है, जैसे एक डॉक्टर बनता है ना आदमी, तो मेडिकल कॉलेज में आपको दवा इलाज करना सिखाया जा रहा है, चीर फाड़ करके ऑपरेशन करना सिखाया जा रहा है, बीमारी का हल ढूंढा जा रहा है कि इस बीमारी का हल क्या है, कौन सी दवाई लगेगी, कैसे बीमारी ठीक होगी, ये मेडिकल कॉलेज में आप सीखते हैं। अब मेडिकल कॉलेज में जब आप ये चीज सीख लेते हैं तो उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आदमी ये चाहे कि मैं सरकारी डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल लेता है, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है और उसके माध्यम से वो इलाज करता है, लोग उससे इलाज कराते हैं। कोई सरकारी में आवेदन करना चाहता है वो सरकारी में चला जाता है, कोई मिलिट्री में जाकर के या एयरफोर्स में जाकर डॉक्टर बनना चाहता है वो एयरफोर्स में जाकर के डॉक्टर बन जाता है। कोई सोचता है कि मैं तो BHEL का डॉक्टर बनना चाहता हूं तो BHEL में जाकर के आवेदन करता है, BHEL का डॉक्टर बन जाता है, कस्तूरबा में बन जाता है। आ गया ना समझ? तो दरअसल आपने डॉक्टरी सीखी है, उसका उपयोग कहीं पे भी हो सकता है। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे तो आप खुद के लिए भी सीख सकते हैं ना। आप जन सुनवाई करेंगे कलेक्टर बन के, तो आपकी परेशानी आप सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर दूसरों की जन सुनवाई में कैसे करोगे, जनता की सुनवाई कैसे करोगे? अगर आप खुद की परेशानी सॉल्व नहीं कर सकते तो जनता की सुनवाई कैसे करोगे? तो एक तो खुद की सुनवाई करना भी आना चाहिए कि खुद की परेशानी है तो हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं, एक चीज। दूसरा, जनता की भी करनी चाहिए। तो हमने जो है प्रशासन किया है, हमने नौकरियां भी की है, सिलेक्शन भी लिए हैं और रिजाइन दे दिए, तो क्या हो गया? अगर किसी डॉक्टर ने रिजाइन दे दिया तो वो डॉक्टर तो रहता है ना, नाम के आगे डॉक्टर भी लगाता है, उसके पास आप परेशानी लेके चले जाते हो तो वो इलाज भी कर देता है। रिजाइन तो उसने केवल नौकरी से दिया है, काम थोड़ी बंद किया है। तो हमने काम बंद नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन वाला। हम जिन जिन नौकरियों में रहे हैं उन सारी नौकरियों में आज भी हैं, क्योंकि हम उनका काम तो जानते ही हैं, प्रोसीजर तो जानते हैं, आवेदन लेना तो जानते हैं, सॉल्व कैसे होगा ये भी मालूम है। बस ये है कि वहां हमको वो काम करने के लिए सैलरी मिलती थी सरकार की तरफ से। अब यहाँ हम लोग जो है बच्चों को पढ़ा के अपना प्राइवेट कोचिंग चला के अपना जो है परिवार चलाते हैं और बाकी टाइम लोगों को सलाह देते रहते हैं। तो काम तो वही है हमारा। तो आप लोग जब उसके लिए तैयारी कर रहे हो, आपको पता है किसी वकील के पास में एक असिस्टेंट होता है तो आधा वकील तो वो भी हो जाता है। वकील के पास में जो असिस्टेंट होता है कई बार आधे कागज तो वही तैयार करता है, जो मेन वकील आता है वो तो फिर मामूली कुछ दस्तखत करता है या कुछ फेर बदल करता है, बाकी काम 80% तो कई बार वही कर दिया करता है। तो आप लोगों को भी, आप हमारे अंडर में हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको भी वो 80% वाला पार्ट तो आपको भी करना आना चाहिए कि हम जैसा कर लेते हैं वैसा आपको भी आना चाहिए। उस टाइप का वो स्तर तो आपको हासिल करना ही चाहिए, तो वो आपका व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाएगा और पढ़ाई भी चलती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब में भी जाके आपको वही करना है। कुल मिला के काम तो वही होना है ना इवेंचुअली। तो फिर उसको अभी से शुरू करें, अभी से आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण भी करें, अपनी समस्याओं को डील करना भी सीखें। और ये सब कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको तमाम सब्जेक्ट जो है मदद करेंगे। उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, है ना,
आप रोज का न्यूज़पेपर समझना भी शुरू करेंगे। आप रोज की मैगजीन, जो हर महीने मैगजीन आती है, उसको भी पढ़ना शुरू करना है, वो भी पूरा समझना है। और न्यूज़ जो आप न्यूज़ देखते हो टीवी पे समाचारों के रूप में, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए। कंप्लीट न्यूज़ समझ में आनी चाहिए। न्यूज़पेपर का कोना कोना समझ में आना चाहिए। न्यूज़पेपर में जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सब आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी आपके उससे दूर नहीं है, आपके सिलेबस के बाहर नहीं है, सब कुछ आपके सिलेबस है। सिविल सर्विसेज का सिलेबस यदि कोई पूछे तो वो ये है कि न्यूज़पेपर का कोना कोना, और आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपकी दृष्टि में, जहां जहां तक आपकी नजर जाती है, वो सारा सिलेबस, सब कुछ सिलेबस, वो सब आपको फॉलो करना है, सब देखना है, सबको समझने की कोशिश करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भारी भरकम काम जरूर लगता है, लेकिन जब आप उसको, किसी काम को सिस्टमेटिक करना शुरू करते हैं तो वो सामान्य हो जाता है, वो सामान्य काम हो जाता है। तरीका सही होना चाहिए आपका। तरीका अगर ठीक नहीं होता है तो भारी भरकम हो जाता है, और कई बार कॉम्प्लिकेटेड इतना हो जाता है कि हम काम को बिगाड़ देते हैं, और फिर हमारा मन भी उठ जाता है और हम उसको अधूरा छोड़ के भाग भी जाते हैं। लेकिन अगर आप सही मार्गदर्शन में चलेंगे पूरे उसमें, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारियां थी इस संबंध में। तो हम लोग पॉलिटी शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा पॉलिटी के आसपास का कुछ माहौल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी जिसको हम कहते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है संविधान, है ना। इंडियन पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे मेजर पार्ट है, जिसको हम 70% भाग कह सकते हैं, इंडियन पॉलिटी का लगभग 70% हिस्सा है। वो 70% हिस्सा जो है वो क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी जो हिस्सा है वो पब्लिक पॉलिसी भी है, पंचायती राज भी है, और हमारे प्रोसीजर भी हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीजर हैं, पार्लियामेंट की कमिटीज हैं, कानून बनाने की प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको मैं कुछ ऐसी किताबें भी बता सकता हूं कि जिनको आप पढ़ें तो आपका ज्ञान और बढ़ता जाए, है ना। तो जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ सकते हैं, रूसो को पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जाकर के इनके कुछ सिद्धांत देख सकते हैं। रूसो के सिद्धांत देख सकते हैं, मिल के सिद्धांत देख सकते हैं, ऑगस्टाइन के सिद्धांत देख सकते हैं, जॉन लॉक के देख सकते हैं, हॉब्स का देख सकते हो। तो ये प्रारंभिक सिद्धांत हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए कि वाकई में पॉलिटी को कैसे समझना चाहिए, और हम सबको इस तरह से क्यों होना चाहिए कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहें। इसलिए उन्होंने किताब लिखी है रूसो के यहाँ पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। अब सामाजिक समझौते की जरूरत क्यों पड़ी, सामाजिक समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? सामाजिक समझौता इसलिए जरूरी है कि उससे, उसके अंदर विकास छुपा पड़ा है। अगर हम विकास करना चाहते हैं तो सबको जीवित रहना होगा, सबसे पहले तो सबको जीवित रहना पड़ेगा। तो आप जो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देखेंगे, तालिबान वाला एग्जाम्पल देखेंगे, तो दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर वाकई में सामाजिक समझौते का उल्लंघन होता है, सामाजिक समझौतों का पालन नहीं होता। वहां तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन वो देश भी आप देखोगे कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां वोट नहीं डाले जाते, जहां सत्ता चुनी नहीं जाती, सरकारें चुनी नहीं जाती, उन देशों में भी आप देखोगे कि इन दिनों में खबरें आती है, द हिंदू में पढ़ते होंगे आप, क्या खबरें आती है कि महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाजत पहली बार दी गई। ऐसा देखते हो ना आप लोग कि पहली बार महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब ये एक प्रगतिशील विचारधारा है। लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी जो है वो क्या है, एक तरह की प्रगतिशील विचारधारा है। लेकिन 20 साल तक अफगानिस्तान में महिलाओं ने जेंडर इक्वालिटी को एक तरह से एंजॉय किया, और 20 साल बाद अब उनको कहा जा रहा है कि आपको इस्लामिक शरिया के हिसाब से अनुमतियां दी जाएंगी। इसका मतलब आपको इस्लामिक पद्धति से जीना पड़ेगा। तो
एक तरह के उनके ऊपर प्रतिबंध शुरू होंगे, बहुत सारे बैन लगेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। उसकी आशंका है भी, 96 से 2001 में तालिबान ने करके भी बताया था, बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए थे महिलाओं पे। तो एक हिस्ट्री है और बहुत ज्यादा पुराना समय नहीं है, 20 साल पुराना समय है, तो लोगों को याद भी है। उस समय कैमरे भी थे, उस समय के फोटोग्राफ हैं, उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, और जो फतवा जारी करते हैं और जो चीजें हैं वो सब न्यूज़पेपर में आती थी उस समय में। तो लोगों के दिमाग में एक जीवंत जो है स्मृति है, लोगों को याद है कि क्या हुआ है उनके साथ। और एक तरफ आप खबर देखते हैं कि वहां डिक्टेटरशिप है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां चुनाव नहीं होते, लेकिन वहां पर जो शासक हैं उन्होंने अनुमति दी है। किसको अनुमति दी है? महिलाओं को, कि अब वो गाड़ी चला सकेंगी। और महिलाएं फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने लगी और गाड़ियां चलाने लगी, और चारों तरफ उनके जो फैसले का जो है स्वागत हुआ और दुनिया भर में लोगों ने सराहना की। तो क्या होता है कि कोई भी सोसाइटी है, वो सोसाइटी खुद ही तय करती है कि अगर उस सोसाइटी में तय करने वाला कोई एक डिक्टेटर है तो वो तय करता है कि हमारी सोसाइटी किस तरह से रहेगी। कई बार सोसाइटी में बगावत हो जाती है, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्रांति कहते हैं। जार के शासन के खिलाफ हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी बहुत पहले। तो फ्रांस की क्रांति तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हिस्ट्री में, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में तो पहली बार डेमोक्रेसी जो है वो धरातल पे आई थी। उसी के बाद फिर आप अमेरिका का एक तरह से स्वतंत्रता देख सकते हैं कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और उसने अपने यहाँ पर लोगों को बहुत स्वतंत्रता दी और फंडामेंटल राइट्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कुल मिलाकर के ये कि सोसाइटी ही तय करती है। कई बार सोसाइटी का नायक तय करता है, कई बार सोसाइटी को चलाने वाला डिक्टेटर होता है वो तय करता है, कई बार चुना हुआ लीडर तय करता है, या पार्लियामेंट तय करती है, संस्था तय करती है, या तो संस्था तय करती है या फिर व्यक्ति तय करता है कि हमारी सोसाइटी किस प्रकार से रहेगी। और सोसाइटी यदि उस तरह से नहीं रहना चाहती है तो या तो वो रिवॉल्यूशन करती है, या फिर रिफॉर्म की मांग करती है, या प्रोटेस्ट करती है, आंदोलन करती है। कई बार आंदोलन की मांगे मान ली जाती है, कई बार नहीं मानी जाती है। नहीं मानी जाती है लंबे समय तक तो फिर रिवॉल्यूशन होता है, एक तरह का तख्ता पलट होता है। तो ये हमारी सोसाइटी के पहलू हैं, अलग अलग तरह की सोसाइटी। चूंकि हमने जो है 15 अगस्त 1947 को तय किया, या फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान के माध्यम से तय किया कि हम एक डेमोक्रेसी रहेंगे और लोगों से पूछेंगे 5 साल के लिए कौन हमारे लिए तय करेगा। तो हमारे जो सांसद हैं जो लोकसभा से चुने जाएंगे, तो लोकसभा होगी, 250 लोगों की राज्यसभा होगी, और राष्ट्रपति जो है अंत में सिग्नेचर करके हम सब के लिए कानून बना देंगे। और उन कानून का हम सब लोग कठोरता से पालन करेंगे, क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सामाजिक समझौता है, हम सब समझौते पे सिग्नेचर कर चुके हैं। तो हमारी सोसाइटी हमने इस प्रकार की बनाई हुई है। अमेरिका की सोसाइटी भी ठीक ऐसे ही बनी हुई है। और चूंकि सभी लोग कानून के जानकार नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो हमने एक सुप्रीम कोर्ट रख दिया है जो व्याख्या किया करेगा समय समय पे। न्यायालय रख दिया है जो कानून का जानकार है। अगर सब लोगों के कानून का जानकार होना जरूरी है क्या? नहीं। लोगों के प्रतिनिधियों को जानकार होना जरूरी नहीं है, वो सामान्य लोग भी हो सकते हैं। तो फिर ड्राफ्टिंग कौन करेंगे? ड्राफ्टिंग के लिए हमने ब्यूरोक्रेसी रख दी कि समाज में जो ग्रेजुएट होंगे, तमाम ग्रेजुएट को आपस में लड़ाया जाएगा यूपीएससी के माध्यम से, उसके माध्यम से एक कंपटीशन कराया जाएगा, और उसमें जो फिर सेलेक्ट होंगे वो ब्यूरोक्रेट बनेंगे और वो सलाह देंगे और वो बताएंगे कि कानून क्या बनना चाहिए। फिर पॉलिटिशियन कहेंगे अच्छा हाँ नहीं बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो, यही कानून बनना चाहिए। फिर वो सब आयज और नो बोल करके तय कर देंगे, ध्वनि मत से करेंगे चाहे वोटिंग करके करेंगे। तो कानून इस प्रकार से हमारे बीच में बनते हैं। मैंने आपको डिफरेंट सोसाइटीज के बारे में बता दिया कि वहां पर कानून किस प्रकार से बन रहे हैं। अफगानिस्तान जैसी जगह पर कानून कैसे बन रहे हैं, वहां पर अब वो शरिया के माध्यम से तालिबान बनाना चाहेगा। उससे पहले चुनी हुई सरकार बना रही थी, उनके लिए पार्लियामेंट जो हाउस बनाया वो इंडिया ने ही बनाया था, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, दरअसल आप अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के कोई एहसान नहीं कर रहे, आप अभी पॉलिटी पढ़ के कोई एहसान नहीं करेंगे। आप खुद के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी जाति के बारे में, आपके समाज के बारे में, आपके आसपास जो भी लोग हैं, उन सबको किन चीजों की जरूरत है, उनको क्या फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है,
और इतिहास में उन सब के साथ क्या हुआ है और क्या उनके साथ होना चाहिए, इन सब के बारे में आखिर सरकारें कैसे करती हैं उसका प्रोसीजर जानेंगे। तो आप किसी दिशा के लिए और पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप उसके बजाय आप जानने के लिए पॉलिटी पढ़िए कि आखिर हम जाने कि ये होता कैसे है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जब हम खुद के लिए पढ़ते हैं तो बहुत इजी होता है। आप लोगों को अगर कोई बीमारी होती है या आपको अगर ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है खुद के लिए, तो आप गूगल पे सर्च करके उसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं और बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं, और आपको क्या दिक्कत है वो भी आपको समझ में आने लगती है और आपको ज्ञान भी आ जाता है उसका। इसके बजाय किसी दूसरे के बारे में यदि आपको पढ़ने के लिए कहा जाए कि उसको ये हुआ है, जरा देख के बताओ कि उसका कैसे ठीक होगा या बीमारी में उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या होता है, तो दूसरे का आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा और उतना डेप्थ में आप पढ़ेंगे नहीं। मुझे एक बार शंका हुई कि शायद मुझे ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड से जुड़ी हुई, तो मैं करीब 10 दिन तक रोज रात को 4-4, 5-5 घंटे जो है गूगल पे उसको पढ़ने लगा। बाद में जाके वो पता चला कि नहीं है, वो इशू दूसरा है, लेकिन मेरी नींद ही उड़ गई। मैं रोज जो है रात को 10 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक बस वही पढ़ता था, खोल लेता था बार बार। दिन भर अपना काम करते थे, रात को 10 बजे जब सोने जाता था एकदम से याद आता था कि वो समस्या आने वाली है, तो खोलते थे गूगल, मन नहीं लगता था तो गूगल खोलते थे, उस पर लिखते थे कुछ भी उस बीमारी के बारे में, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का जितना भी रिसर्च पेपर वगैरह जो करंट में बिल्कुल अभी का था, जैसे 89 का कोई रिसर्च पेपर है और वो कुछ बता रहा, तो फिर उसमें मन घबराने लगता था, ये बहुत पुरानी रिसर्च है, शायद इन दिनों में कोई इलाज आ गया होगा, इन दिनों में कुछ और चीजें आ गई होंगी। तो इतना कुछ पढ़ डाला उसके ऊपर। क्यों पढ़ डाला? क्योंकि खुद को डर लगने लगता, खुद के लिए पढ़ रहे। मुझे लगता है कि पॉलिटी आप एग्जाम के लिए मत पढ़िए, पॉलिटी किसी दूसरे के लिए भी मत पढ़िए, पॉलिटी आप अपने लिए पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में आपका क्या स्थान हो सकता है। क्या आप एक वोटर मात्र हैं, या आप कलेक्टर बन जाएंगे तो आप इलेक्शन ऑफिसर होंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे आप, तो आपका रोल उस आधार पे होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब फिर तमाम जो एसडीएम है, जो रीजनल जो पूरा काम देखेंगे, जो आरओ होंगे, आरओ भी आपके अधीन होंगे। 3-3 विधानसभाओं, 4-4 विधानसभा जो होंगी वो सब कलेक्टर की टेबल के पास में, वो हालांकि जो विधानसभा वाले जो हैं वो एसडीएम की टेबल पे जाकर के अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, नामांकन जो करते हैं, नॉमिनेशन जो प्रोसेस होता है वो एसडीएम के वहां होता है। लेकिन मान लीजिए सांसद को अगर खड़ा होकर के नॉमिनेशन करना हो तो किसके सामने आके खड़ा होता है वो कलेक्टर के सामने होता है। तो आप आईएएस बनेंगे तो आपके सामने जो है, आपने एक मोदी वाला वो फोटो देखा होगा जिसमें मोदी जो है, वीडियो भी है शायद, जिसमें वो एक कलेक्टर के सामने खड़े होते हैं और फॉर्म भरते हैं और सिग्नेचर करते हैं। कलेक्टर बैठा रहता है और वो खड़े होते हैं। तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो वहां पर एक कैंडिडेट है, वहां वो क्या है, लोकसभा का उम्मीदवार है। तो लोकसभा का उम्मीदवार जो है वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने सिग्नेचर कर रहा है। तो वहां पर प्रिसाइडिंग कौन है? वहां डिस्ट्रिक्ट वाला है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डीएम है। डीएम के सामने जाकर के आप कर रहे हो, क्योंकि वहां उसकी जो पोस्ट है वो इलेक्शन ऑफिसर की, जिला निर्वाचन अधिकारी की है, और इलेक्शन कमीशन ने उसको एम्पावर किया हुआ है कि वो करे, वो फॉर्म की जांच करे। हालांकि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं ये लोग एडवोकेट रखते हैं, और इनके फॉर्म को भरने वाले लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, और वो एडवोकेट होते हैं। एडवोकेट की भी अपनी 3-4 लोगों की टीम होती है, वो क्रॉस चेक भी करते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं छोड़ते। उसके बावजूद कई बार क्या होता है, कई एडवोकेट जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो गलतियां छोड़ देते हैं। तो ऐसे में कलेक्टर उसको बुला करके बोलता है, ये यहाँ आपने ये नहीं लिखा है, ये थोड़ा हमको गलत लग रहा है, इसको ठीक कीजिए, है ना। कई बार जैसे इनकम लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ तो शब्दों में अलग जा रहा है, अंकों में अलग जा रहा है, डिजिट्स में और वर्ड्स में उसमें अलग अलग जा रहा है, तो उसको करेगा, ये इसको ठीक से नहीं लिखा है। तो आप प्रधानमंत्री की भी गलतियां निकाल रहे हैं, तो आप उस पोस्ट पे पहुंच रहे हैं ना। तो आप इतने पावरफुल पोस्ट पे भी पहुंच सकते हैं
और एक आम वोटर भी रह सकते हैं जिंदगी में कि आप आम वोटर हैं। तो आप अपनी भूमिकाओं के हिसाब से भी आपको व्यवस्था में जगह मिलेगी। इसलिए पॉलिटी को बहुत गहराई से देखिए। पॉलिटी बहुत गहरी चीज है आपके लिए और बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़ने वाला सब्जेक्ट। तो पॉलिटी में जो कुछ भी दिया हुआ है उससे आप प्रभावित होते हैं। आप कहोगे नहीं साहब हम प्रभावित नहीं होते, ऐसा नहीं है। तो आपके यहाँ दहेज प्रथा से विरुद्ध में कानून बना हुआ है। अब मान लीजिए कोई लड़की यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रही है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है, यहाँ पर गांव में उसकी भाभी का और भैया का कोई झगड़ा हुआ या परिवार के साथ कोई झगड़ा हुआ, वो चली गई अपने घर चली गई और उसने जाकर के केस लगा दिया पुलिस में, वो एफआईआर करा दी और उसमें उसका नाम भी डाल दिया जो भोपाल में तैयारी कर रही है कि उसने हमको जलाने की कोशिश की और दहेज मांगा। और ये तो पुलिस तो आपको यहाँ ढूंढते ढूंढते आ जाएगी, उसमें जमानत भी नहीं होती सामान्यतः, तो सबसे पहले तो जेल में जाना पड़ेगा। अब ये कानून किसने बनाया? ये आइडिया सबसे पहले संसद में दिया होगा ना किसी ने। संसद में बहस हुई है, ड्राफ्टिंग हुई है, संसद में आइडिया दिया है कि कोई महिला जो है यदि वो शिकायत करती है तो वो सबसे कमजोर स्थिति में है, क्योंकि वो ससुराल में अकेली होती है। ससुराल में वो अकेली होती है और उसके जो विरोधी होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि महिला की हत्या होती है, जो बहू होती है उस बहू को जब केरोसिन छिड़क के, पुराने जमाने में ज्यादा घटनाएं होती थी केरोसिन वाली, अब तो और अच्छे ज्वलनशील पदार्थ आ गए तो उससे जलाते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं कि जो ननद थी उसकी, जो यानी कि जो पति था उसकी जो बहन थी, उसने पांव पकड़े, उसने हाथ पकड़े और उसने एक ने पेट्रोल या केरोसिन डाला, एक ने माचिस की तीली से आग लगाई। ऐसे 5-6 लोग थे। होता है ना, ऐसी घटनाएं होती। तो ये सब आइडिया तो इसलिए दिया हुआ है कि महिला बहुत कमजोर होती है और ससुराल में अकेली होती है, इसलिए इतना ताकतवर कानून बनाया ना। और दूसरा, ये कानून इसलिए भी बनाया कि यदि इसकी किसी ने शिकायत की कि ऐसी कोशिश हुई, क्योंकि जल करके मर गई उसके बाद तो खैर वो जेल होगी, वो एक अलग इशू है, लेकिन किसी ने कोशिश की या धमकी दी जलाने की, उस बात पर भी जेल होगी। तो आप कहोगे नहीं उस पर तो जमानत हो जानी चाहिए क्योंकि अभी तो आग नहीं लगाई है। नहीं, आग इसलिए नहीं, आग जो ठीक है वो आपने नहीं लगाई, वो एक अलग विषय है, लेकिन जमानत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपने धमकी दे रखी है। और अगर आपको बाहर छोड़ दिया तो आप पक्का आग लगा दोगे, ठीक है ना। तो ये जो कानून है, अब आप चाहे लाख यहाँ आप बैठे बैठे कह लो नहीं नहीं ये जो आप बात बता रहे हो इससे हम प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब किसी दिन जो है लॉकअप में होगे या जेल में होगे तो आपको याद आएगा कि ये तो बहुत प्रभावित होते हैं इससे तो हालत खराब हो जाती है। जैसे जैसे रात को 11 बजेगी 12 बजेगी मच्छरों के काटने का आतंक बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पॉइंट्स याद आएंगे। यानी आखिर इन सांसदों ने उस समय में सोचा नहीं कि किसी महिला के साथ भी अत्याचार हो सकता है, कोई महिला के साथ भी तो अत्याचार हो सकता है। उस समय में एक महिला दूसरे महिला के ऊपर अत्याचार का कारण बन सकती है। इन सांसदों ने उस समय में सोचा नहीं। 1970 के दशक में, 1970 के दशक में इनको कुछ तो अकल रखनी थी। इतना भी सख्त कोई कानून बनाते हैं क्या? और वो तो झूठ बोल रही है महिला, तो हमने तो वाकई में कोई आग नहीं लगाई, लेकिन कानून तो बन चुका है। बात समझ में है ना। तो आज आप चाहे उसको समझे ना समझे, मोटर एक्सीडेंट वाले कानून है। आपने एक्सीडेंट नहीं किया, आपसे बाद वाली गाड़ी ने किया या आपसे पहले वाले ने किया, आपकी गाड़ी आगे जाके बंद हो गई क्योंकि वो भी टकरा गई थी, कुछ थे, आप खड़े हुए थे, आप पकड़ा गए। या आपकी गाड़ी के नंबर नोट करके उसने दे दिया, आप सफाई देते फिरो और पुलिस वाला बार बार आता है, अपनी गाड़ी जमा कराओ कोर्ट से मिलेगी, गाड़ी जमा कराओ कोर्ट से मिलेगी। कितने ही लोगों के साथ होता है। तो इसके स्पष्ट कानून क्यों नहीं बना दिए भैया आप लोगों ने? इसको ठीक ठीक क्यों नहीं कर दिया? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे। कई बार उन्होंने देखा है कि चलो सबको बंद कर दो, सबको ये कर दो। अभी देखा जाए तो इलाज किसका होना चाहिए? कोरोना जिसका हो गया उसका होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रोटेक्शन के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे वैक्सीनेशन तो सबका करवा रहे हैं। अरे भाई हमें इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं?
हमको क्यों ठोक रहे हो, हमने थोड़ी कुछ किया है। नहीं नहीं, आपको भी लगेगा। आ रहा है ना समझ। तो ठीक इसी प्रकार से पॉलिटी से हम सब प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं, यही पॉलिटी है, इससे आप नकार नहीं सकते। तो ये कौन लोग हैं जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठप्पा लगाते हैं संसद में बैठे बैठे, बिना सुने ही हाँ भर लेते हैं, और फिर हम जिंदगी भर उन कानूनों को ढोते हैं। तो इनकी प्रक्रिया क्या है? क्या हमको नहीं समझना चाहिए कि 3 तरह की रीडिंग होनी चाहिए? प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है। तो अभी तो 5-5 मिनट में कानून बन रहे हैं, आप देख रहे हो। 10 मिनट होते नहीं, नया कानून बन जाता है। संसद तो चलती नहीं, हंगामा होता रहता है, इधर उधर प्रक्रियाएं चलती रहती। 3 बार वाचन हुआ है क्या उनका? नहीं हुआ। तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है। तब आपको लगेगा कि अच्छा इतना बड़ा दिक्कत है। नहीं तो आप कहोगे ठीक है, ये हंगामा कर रहे हैं तो क्या करें, कानून ना बनाए। फिर लगेगा नहीं कानून तो बन रहा है, लेकिन कल से जेल में बैठे बैठे रात भर जब मच्छर काटेंगे और विचार आएगा तो बोलेंगे 3 बार वाचन कर लिए होते तो अच्छा होता। आ रहा है? 3 बार वाचन कर लिए होते तो लूप होल बाहर आ जाते, कुछ एकाध सलाह देने वाले लोग आ जाते, कुछ और अच्छा बेटर कानून बन सकता था, और कुछ हो सकता है। उसमें नया सुझाव आ जाता था कि इसके साथ ये भी कर लिया जाए, ये भी जांच कर ली जाए, क्रॉस चेक कर लिया जाए, एक अधिकारी और को भेज दिया जाए, एक सिविल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया जाए, केवल पुलिस वाले के हाथ में न सौंपा जाए, क्योंकि पुलिस वाले तो अधिकांश करप्ट होते हैं, और सामान्य कोई दूसरा सिविल भी साथ में होगा। 2-3 अधिकारी 3 लोगों के हाथ में यदि जिम्मेदारी सौंप दें तो कई बार करप्शन कम हो जाता है। तो तीनों लोगों के एक साथ भ्रष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। आगे समझ में? फिर आप कहोगे कि ये तो बहुत लेट लतीफी हो जाएगी, हमको तो तुरंत ही समाधान चाहिए। तो मैं बहुत साधारण तरीके से पॉलिटी का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको। हम सब प्रभावित होते हैं, और आप यूपीएससी के क्वेश्चंस वगैरह उठा के देखेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के, तो ये मेरे जो समझाने के तरीके हैं इसके बहुत नजदीक मिलेंगे। बस लैंग्वेज जो है उनकी थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, मैं आपको थोड़ा सा सामान्य तरीके से बता रहा हूँ, सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे 25वां साल चल रहा है पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी और बल्कि कॉम्प्लिकेट वैसे उस टाइप से होनी चाहिए ना, कॉम्प्लिकेशन बढ़ने चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा, बल्कि हम लोग सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहे हैं। जितना ज्यादा हम पढ़ाने लगेंगे, जितना ज्यादा कानून को समझेंगे, या जितना ज्यादा हम पॉलिटी को समझेंगे, और सरल होते जाएंगे, सरल भाषा में उसको समझाने लगेंगे। तो सरलता जो है वो बड़ी कठिन है, ध्यान रखिएगा। इवोल्यूशन भी होता है प्रकृति, तो इवोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जब हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं तो एंजियोस्पर्म में सबसे जो विकसित पौधा होता है वो घास का पौधा होता है ना, ग्रेमिनी। पोएसी फैमिली जो है वो सबसे डेवलप्ड प्लांट होता है। अब पोएसी फैमिली में होता क्या, गेहूं का पौधा आपने देखा, गेहूं के पौधे में क्या होता है, ना तो सुंदर फूल होते हैं, न घनी पत्तियां होती है, न उसका फ्रूट कॉम्प्लिकेटेड होता है। जबकि बाहर आप देखोगे सीताफल होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड टाइप लगता है। एक से एक फ्रूट होते हैं, रंग बिरंगे फ्रूट होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, एक से एक पत्तियां होती, घनी घनी पत्तियां होती, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। तना होता है वो किसी का इतना मजबूत होता है, लेकिन वो घास का एक सीधा सीधा स्टेम होता है, वो बड़ी घास है, वो हमारे काम की घास है। गेहूं जो है वो भी घास है, ग्रेमिनी मतलब घास। तो घास जो है वो भी ग्रेमिनी है, और जो गेहूं का पौधा है वो भी ग्रेमिनी है। तो घास का पौधा है, लेकिन वो कौन सी घास है, उस घास को हम खाते हैं, उसका जो फ्रूट है वो हम खाते हैं, वो गेहूं है, उसी को हम सिहोरी गेहूं कहते हैं, और उसी का आटा जो है बहुत अच्छा माना जाता है, प्रीमियम क्वालिटी होती है, और उसको हम बोलते हैं सिहोरी गेहूं है, विदिशा का गेहूं है, ये इधर का गेहूं है, अशोकनगर का है। तो इसको मालवा का एकदम ऐसा प्रीमियम क्वालिटी माना जाता है, जबकि वो घास है, लेकिन वो इवॉल्व प्लांट है, डेवलप प्लांट। सबसे ज्यादा इवोल्यूशन के लास्ट स्टेज में जाकर के प्रकृति ने उसके अंदर सारी कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी जटिलताएं थी, सब समाप्त कर दी। कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर था तो उसको हटा दिया, स्टेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उसको हटा दिया, फ्रूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उसको हटा दिया, और एक सिंपल सा बोला नहीं तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको कोई उगाएगा, पानी डालेगा। पहले जंगल में होते थे, उसको हमने डोमेस्टिकेशन किया, पानी डालेगा तुम खड़े हो जाओगे और उसमें कुछ दाने निकालोगे,
उन दानों को सुखा के पीस के अगर कोई खा लिया तो वो रोटी बन जाएगी, कुछ भी बना सकता है, और बहुत पौष्टिक होंगे और बहुत टेस्टी भी होंगे। तो वो सरलता है। अब आपको नहीं साहब, हमने अभी एक गमले वाला जा रहा था, उसमें एक बहुत जबरदस्त झाड़ देखा, एक श्रब देखा, और वो जो झाड़ था वो इतना सुंदर पत्तियां थी उसमें, ये वो बहुत विकसित नहीं है, वो अविकसित है। वो जितना जटिल है वो उतना अविकसित है, ध्यान रखिए। तो हम लोगों को सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है। लिखते समय में भी हमको सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है, बहुत सरलता से लिखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना है, बहुत बड़े 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 वर्ड्स नहीं लाने हैं, बहुत जटिल भाषाएं, जटिल परिभाषाएं नहीं लिखनी है, बहुत सिंपल लिखना है, बहुत साधारण भाषा में लिखना है, बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, और बल्कि टू द पॉइंट बनाना है। ऊपर ये लिख दिया, नीचे लिख दिया, ये साफ साफ लिखना है। कोमा लगा करके और बार बार लंबे लंबे पैराग्राफ लिख करके लिखना नहीं है, क्योंकि उसको कोई नहीं पढ़ने वाला, वो बकवास चीज है। जिसको कम नॉलेज होता है वो बहुत ज्यादा लिखता है, ध्यान रखिए। जिसको ज्यादा नॉलेज होता है वो बहुत स्पष्ट बात करता है। आपके घर में भी आप बाहर से लौटे हैं और आप लौटे हैं मेडिकल की दुकान से, और वहां से आप पैरासीटामोल लेने गए थे और बारिश हो रही है और रात के 10:30 बजे हैं, आपके पिताजी ने या घर पे किसी ने कहा कहाँ गए थे, तो आप ऐसे दिखाओगे ये पैरासीटामोल लेने गया था, तो हल्का सा बुखार या सर्दी लग रहा था, ये लेने गया। बात खत्म हो जाती है, बहुत सिंपल आंसर होता है। आपने यदि कुछ गलत काम किया है, और अगर आप कुछ गलत काम के लिए गए थे या कुछ गड़बड़ है और स्पष्ट नहीं है, तो फिर बहुत लंबा उत्तर होगा, और लंबा उत्तर के बाद भी आप क्रॉस चेक करेंगे कि आप संतुष्ट हुए कि नहीं मैंने जो झूठ बोला है उससे तो आप फिर और स्पष्टीकरण देने जाएंगे तो बहुत लंबा पैराग्राफ तभी होता है, कॉम्प्लिकेशन तभी आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? जब गलत होता है, और जब आपको आता नहीं है, जब आप झूठ बोलते हैं, जब कमजोरी होती है। आगे समझ, उसमें फिर आप है ना, आप जब आप टेबलेट दिखा देते हैं और जब आप ऐसे घर के अंदर चले जाते हैं, तो उसके बाद आप सोते समय सोचते नहीं है कि वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसके बाद जो सोचना है वो सोचे, वो उसकी जिम्मेदारी है। मैं तो वहां गया था और ये लेके आया था और मैं सो रहा हूं, और ये मैंने टेबलेट खाई और मैं सो गया। उसकी चिंता नहीं है, उसमें चिंता रहती है कि मैंने जो बोला वो ठीक तो बोला था ना, उसमें ये वाली बात आई थी कि नहीं तो फिर वो एक और बार पानी पीने जाएगा और कोई अरे आप सोए नहीं। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं फिर उधर भी चला गया था और वो भी हो गया था और वो भी हो गया था। आप लंबे उत्तर समझ में आ गए आपको इसलिए परीक्षक कभी भी लंबे उत्तर नहीं चाहता, वो सीधा सटाक उत्तर चाहता है, टू द पॉइंट चाहता है, और उस आंसर में वही बात चाहता है जो वो पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए सिंप्लिसिटी की तरफ जाइए। आपके आंसर बहुत सिंपल होने चाहिए, जमीन से जुड़े होना चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। किसी को भी झूठ पसंद नहीं आता, बेईमानी किसी को भी पसंद नहीं आती, ध्यान रखिए। लंबी चौड़ी जटिलताएं किसी को भी पसंद नहीं आ सकती हैं, या तो फिर वो भी महाबेवकूफ है, वो भी उसी तरह का है, उसकी आदतें भी वैसी हैं, ठीक, तो वो हो सकता है कि वो एक दूसरे को सूट करते हो। तो ऐसे कुछ हो सकते हैं, 100 में से 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, कॉपी चेक करने वाले भी, कि वो जटिलताएं पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कोई भी नहीं करता, बल्कि बेईमान आदमी भी ईमानदार साथी चाहता है, आपने वाक्य देखा होगा। तो बेकार आदमी भी चाहता है, जिसको खुद को टू द पॉइंट लिखना नहीं आता, वो भी टू द पॉइंट आंसर चाहता है। वो भी चाहेगा कि मुझे ऐसा आंसर मिले। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही है। पॉलिटी ठीक इसी तरह से आपको तैयार करनी है, टू द पॉइंट करनी है, उसमें ज्यादा लाग लपेट नहीं होंगे। तो कैसे करेंगे? कुछ बेसिक सिद्धांत हैं उसके, पॉलिटी के। तो पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। सबसे पहला सिद्धांत है सामाजिक समझौता। ये हम सब ने समझौते के तहत, हमारी संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, सबने सिग्नेचर किए हैं उसके ऊपर। सबने मिलजुल करके हाँ भरी है, सबने कहा है, बोले कि हम तैयार हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमने क्या लिखा? हमने आत्मार्पित किया, खुद को आत्मार्पित किया। 26 जनवरी 1950 को तो किया, उन्होंने क्या कहा? हमने आत्मार्पित किया, हम खुद को अर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना जरूर लिखिएगा, प्रियम्बल पे बात करेंगे हम लोग। तो अभी आज कुछ होमवर्क लिख लीजिए। पहला होमवर्क, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान के स्रोत, आखिर हमारा संविधान आया कहां से, सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, कौन कौन से सोर्स से ये संविधान हमने तैयार किया है। सोर्सेस बहुत जरूरी है, कानून के मामले में सोर्सेस हमेशा जरूरी होते हैं, ध्यान रखिए। जब हिंदू पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने मनुस्मृति लिया है, याज्ञवल्क्य स्मृति लिया है, श्रुतियां ली हैं और दायभाग लिया है जिमोत्वाहन का, और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा ली है। ये सब जोड़ करके हमने हिंदू लॉ बनाया। जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमने कुरान भी लिया है, इज्मा भी लिया है, हदीस भी लिया है। ये सब चीजें देख करके, और कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोहम्मद साहब बोलते थे, उन चीजों को देख करके हमने जो है शरिया बनाया है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया है। तो सबके सोर्सेस हैं, कानूनों के हमेशा सोर्सेस होते हैं। तो ये सोर्सेस हैं क्या, तो यूनिवर्सल सोर्सेस हैं, पूरी दुनिया से हमने लिया है, ग्लोबल है, पूरी दुनिया से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज लिए हैं। तो कई लोग तो इस बात की आलोचना करने लगते हैं कि आपने सोर्सेज लिए ही क्यों, आपने खुद ने बनाया होता। तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी जो डेवलप हुई है वो करोड़ों सालों में हुई है। ह्यूमन करोड़ों साल की तो बात नहीं कर सकते हम लोग, 3.5 लाख साल पुराना तो हमारा स्टोन एज वाला पहला साक्ष्य है। होमो सेपियंस तो बहुत बात के हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाली बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो सिविल सोसाइटी, जो खास करके स्टोन एज के टाइम से जब हम बात करें तो 2 लाख 3 लाख साल का हमारा इतिहास है, जहां से मनुष्य ने साथ साथ रहना सीखा और सोसाइटी बना करके रहना सीखा। और खास करके नवपाषाण काल जिसको हम बोलते हैं 10,000 BC, जब से हम ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियां बना के रहने लगे, तब से हमने सोसाइटी जमीन वाली बनाई। उससे पहले हम गुफाओं में रहते थे, केव मैन बोलते हैं हम लोग, अर्ली मैन बोलते हैं, तो वो सोसाइटी थी। तो तब से लेकर के हमने, अब जैसे आप मकान बनाने चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ड्राइंग रूम को किचन बनाऊंगा, और जहां किचन है वहीं मैं सोऊंगा, वहीं पे मेहमान को बिठाऊंगा। तो थोड़ा सा फिर थोड़े दिन बाद आपको लगेगा नहीं इसमें बहुत प्रॉब्लम है। दरअसल क्या है कि लोगों ने कुछ डिजाइन बनाया हुआ मकान का, कि मकान में जैसे ही घुसेंगे तो उसमें एक बैठक होगी जिसमें कोई भी गेस्ट आता है तो उसको बिठाया जा सकता है। थोड़ा अंदर जाएंगे ऐसा होगा तो उसमें हमारा जो है वो सोने का कमरा हो सकता है, बेडरूम हो सकता है। थोड़ा अंदर और या साइड में हम लोग एक किचन बना लेते हैं। अब इस डिजाइन को थोड़ा बहुत आप परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मकान बनाएंगे इसी टाइप का, और कोई आदमी का तुम तो नकलची हो, तुम तो कॉपी करते हो, तुम तो किचन में खाना बनाते हो, बेडरूम में सोते हो, मतलब बड़ा अजीब चीज है भाई। ह्यूमन सोसाइटी में तो यही होता है, हम सबका एक जैसा तो नजरिया है। अब इसमें आलोचना करने वाले तो आलोचना कर सकते हैं। अब ह्यूमन सोसाइटी इतने लंबे समय से चली आ रही है, प्रैक्टिस कर रही है। स्विट्जरलैंड के लोगों ने प्रैक्टिस की है, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने प्रैक्टिस की है, अमेरिका सबसे पहले आजाद हुआ है ब्रिटिश लोगों से। तो सबसे पहले तो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी ईस्टर्न साइड में, जहां पर सबसे ओरिजिनल अमेरिका बसता है, ओरिजिनल तो मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन अर्ली अमेरिका जो बसता है, वॉशिंगटन साइड वाली, न्यूयॉर्क वाली साइड, जो 13 कॉलोनीज वाली पूरी स्टोरी है। ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस जो है वहां पर कब्जा करते रहते थे और बेवकूफ बनाते रहते थे और रिसोर्सेज लूट करके यूरोप ले जाते थे, तो अमेरिकन्स बहुत परेशान थे। तो नेटिव अमेरिकन जो रेड इंडियन और तमाम वो है, उनको तो खैर लोग भूल ही जाए, लेकिन जो गोरे लोग वहां गए थे वो वहां ह्यूमन सेटलमेंट बना करके खेती करने लगे, और उनको लगता है कि हम यहाँ मेहनत करते हैं। काले लोगों को वो लेके आए अफ्रीका से अमेरिका में, उनसे खेती करवाई, उनसे खनन करवाया, माइनिंग करवाई, उनसे शुगर कैन उगवाया, तमाम तरह की चीजें उन्होंने की, डेवलप किया। लेकिन कभी भी कोई भी आता है और गोल्ड ले जाता है, हमारे सारे रिसोर्सेज लूट के ले जाते हैं यूरोपियंस, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। उन सब ने इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा बोले हम सब यूनाइटेड स्टेट बनाएंगे, और 13 कॉलोनीज ने मिलकर के सबसे पहले 13 स्टेट जो है अपने बनाए, और उन्होंने कहा ये एक यूनाइटेड स्टेट होगा। बाद में और भी लोग फैलते गए, ऐसा करके 50 स्टेट हुए, और 51 नंबर पे हम लोग वाशिंगटन DC को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
तो ऐसा करके वो लगभग 51 लोग मिलकर के अब रेटिफाई करते हैं। कोई भी कानून बनता है तो वो 51 लोगों में बंटता है ना, 51 जगहों पे जाता है, यानी 50 जगहों पे तो जाता है, 50 स्टेट उसको रेटिफाई कर देते हैं, फिर वो कानून माना जाता है, एक तरह का अमेंडमेंट माना जाता है। तो उन्होंने तय किया अपना। तो यूनाइटेड स्टेट की बात जो हम बात कर रहे हैं वो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में जब उन्होंने अपने लिए इस तरह की चीज की तो उनको प्रैक्टिस करते करते 200 साल हो गए। तो जब हम 1947 में आजाद हो रहे थे और हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी 46 में बनी थी कैबिनेट मिशन के बाद, तो हम लोगों ने कहा कि जब इसको 200 साल की प्रैक्टिस करते करते हो गया और इन्होंने अपना डेवलपमेंट भी खूब किया है और ये एटम बम तक पहुंच गए, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पे अभी अभी 1945 में उन्होंने गिराया था। तो जब ये विज्ञान में इतना आगे बढ़ गए, सोसाइटी के रूप में इतना आगे बढ़ गए, इकोनॉमी में इतना आगे बढ़ गए कि ब्रिटेन भी इनके सामने झुकता है और यूरोपियन पावर भी जो है इनकी बात सुनते हैं। उस समय में जो थे वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बहुत पावरफुल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम खूब पावरफुल तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया अमेरिका को। तो ये जो सारी चीजें इंडिया देख रहा था, तो क्यों हम 200 साल की प्रैक्टिस करने वाले कंट्री से कोई चीज कॉपी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम उसको फिर शुरू से ABCD से प्रैक्टिस करेंगे तो हमको हो सकता है कि उसकी प्रैक्टिस करते करते 200 साल लग जाए, और 200 साल, अभी तो हम 75 साल पे पहुंचे हैं, तो हो सकता है 125 साल और लगते, उसके बाद हम पता करते और फिर हमको पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स तो बहुत जरूरी है। वो तो हमने USA से वैसे ही ले लिए फर्स्ट डे। उनकी 200 साल की प्रैक्टिस, आपके मोहल्ले से कोई एक बहुत तेज स्पीड से बाइक निकलती, थोड़ी देर बाद एकदम धड़ाम से आवाज आती है गड्ढे में गिरने की, फिर कोई बाइक जाती है तेज गति से, फिर धड़ाम से गिरने की आवाज आती है, फिर आप खिड़की में से उठा के देखते हो गिरे पड़े हैं। तो इससे सीखना चाहिए कि नहीं? कि आप कहोगे कि नहीं यहाँ धीमी कर लेते हैं तो ये तो नकल हो गई, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने धीमा कर लिया था तो फिर क्या सभी को तेज, मतलब सब लोग पहली बार प्रैक्टिस करें? तो दरअसल ये तो बकवास चीज है। ह्यूमन सोसाइटी का इतना लंबा इतिहास है कि हम लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिन जिन लोगों ने किए हैं, तो उन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फेल्योर रहे हैं, क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, हम उनसे देख के सीखे। उसमें क्या है, इसके लिए 2 तरह के सिद्धांत मैं जनरली पढ़ाता हूं, लॉ ऑफ ओरिजिन एंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एक डिफ्यूजन का नियम है, एक ओरिजिन का नियम है। ओरिजिन का नियम यह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ओरिजिनेटेड हुई है फर्स्ट टाइम, पहले कहीं हुई नहीं है वो, यानी वो कॉपी नहीं की गई है, ओरिजिनेट हुई है। तो जब अफ्रीका से आदमी चला और अफ्रीका से वो फ्रांस में आया, यूरोप में आया, नियंदर घाटी में आया, जर्मनी में आया, हिडलबर्ग, और चाइना में गया, जावा में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, इंडिया में आया, भीमबेटका में, ऐसे कई जगहों पर जब मनुष्य आज से लाखों साल पहले, 1 या 2 लाख साल पहले ट्रेवल करता हुआ जब पूरी दुनिया में फैल रहा था और उसने पहली बार आग का आविष्कार किया, तो संयोगवश वो जब चीन में था तब वो पत्थर को टकरा रहा था और उसने जंगल में हवा चली तो टहनियों को टकराते हुए देखा, ट्विग्स को, और उसने देखा कि वहां स्पार्किंग हो रहा है और उसमें आग निकल रही है। तो उसको समझ में आया किसी 2 कठोर चीजों को रगड़ते हैं तो उसमें से आग पैदा होती है, तो आग जलाई जा सकती है। तो ये जो सिद्धांत है ये थ्योरी ऑफ ओरिजिन है, या यूं कहें कि लॉ ऑफ ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक घटना अफ्रीका में हुई और मनुष्य ने देखा कि इस तरह से आग जल रही, उसने आग जलाना सीख लिया। ठीक है, ऐसा ही चाइना में हो रहा था, उसने वो आग जलाना सीख लिया। थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन क्या कहती है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि सबने एक ही तरीके से सीखा, बल्कि ऐसा हुआ होगा कि एक ने, मनुष्य ने पत्थर को टकराया तो आग पैदा हो गई, दूसरे ने देखा कि इस तरह से आग पैदा की जा सकती है, उसने कॉपी कर लिया। फिर किसी तीसरी सोसाइटी ने देखा, उसने भी आग जलाना सीख लिया। तो पहली बार जब परिवार बना, पहली बार जब विवाह हुआ, पहली बार जो संपत्ति की अवधारणा आई, ये सारी अवधारणाएं किसी एक समाज में आई, फिर दूसरी सोसाइटी ने उसको देख करके कॉपी किया।
इस तरह से वो डिफ्यूजन के तहत प्रसार होता गया और पूरी दुनिया में इस तरह की सोसाइटीज जो हैं वो कॉपी करने लगी। आज पूरी दुनिया में विवाह होते हैं। विवाह की समस्या क्योंकि अर्ली मैन जो था वो मान लीजिए कुशल योद्धा है, कोई 40 साल का 35 साल का एक कोई व्यक्ति है और उसकी मसल्स भी बहुत शानदार है और उसमें स्किल्स भी बहुत है। स्किल्स से और मसल्स के बल पे वो क्या करता था कि वो 3 जानवर मार के लाता था, जबकि कई लोग 8-10 दिन के बाद एक आध जानवर मार के लाते थे क्योंकि वो शिकार करने में कमजोर थे। आपके स्कूल के टाइम पे भी आपने देखा होगा, दौड़ने वाला कंपटीशन हो तो स्कूल का एक बच्चा ऐसा होगा जो हमेशा फर्स्ट आता था। कबड्डी होता था तो वही जीतता था, उसी पे जो है टीम डिपेंड करती थी। क्रिकेट होता था तो वही सबसे ज्यादा रन बनाता था। तो ऐसा एक आध कोई बच्चा होता है जो क्लास में सबसे अलग होता है और उसमें उसकी मसल्स की वजह से या स्किल्स की वजह से वो बहुत पावरफुल होता है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो है वो गुफा में था, 40-50 मेल थे, 40-50 महिलाएं थी, फीमेल थी और 70-80-200 लोगों की हो सकता है गुफा हो। जैसा भीमबेटका में आप देखते हो 200 की जनसंख्या तो आराम से होगी। तो ये जो लोग हैं इनमें वो व्यक्ति इतना पावरफुल था कि उसके टूल्स भी बड़े शानदार होते थे। वो स्टोन को इतने अच्छे से फ्लेकिंग करता था कि वो बड़े शार्प होते थे और किसी जानवर को लगते थे तो जानवर एकदम कट जाता था, उसकी टांग कट जाती थी, कभी उसके पेट में घुस जाता था। तो शिकार जो है उससे बढ़िया और कोई नहीं कर सकता। उसके टूल्स भी बहुत शानदार। अब उसकी ये एसेट्स हैं, ये संपत्ति है। ऐसी एसेट्स अब अगर उसकी डेथ हो जाती है, कोई जानवर अटैक करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एसेट्स अब किसके पास जाएंगे? तो ये देखा गया कि वो सबसे ज्यादा किसके साथ रहता था, कौन सी महिला के साथ रहता था, फिर उसका बच्चा कौन सा था। तो यहां से विवाह का जन्म हुआ, क्योंकि विवाह के बिना आप संपत्ति की अवधारणा को कैसे लागू करोगे, हस्तांतरण कैसे करोगे, सक्सेशन कैसे करोगे। पैतृक संपत्ति पुत्र को मिलती, मान लिया जाए पुत्री को मिलती, तो पुत्र पुत्री को जाएगी कैसे? ये तय कैसे होगा कि इसका पुत्र पुत्री है? तो बेटा बेटी इस बात पे तय होगा कि विवाह हुआ होगा। तो वो तो पॉलीगेमी थी, बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे पुरुष थे, तो तय कैसे होगा? तो वहां एक कंसेप्ट आया कि नहीं, ये पुरुष है और ये महिला है और इन दोनों का एक तरह से विवाह हुआ है और ये इसकी संतान है। इसलिए स्टोन के जितने भी टूल्स हैं ये किसके होंगे? अब इसके होंगे, क्योंकि उस समय तो स्टोन के टूल्स ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, स्टोन टूल्स ही संपत्ति थी। तो ऐसा भीमबेटका में भी हुआ होगा, ऐसा निएंडरथल के साथ निएंडर घाटी में भी हो रहा था, ऐसा डुसेलडॉर्फ में भी हो रहा था, ऐसा केनिया में भी हो रहा था, ऐसा तंजानिया की उसमें भी हो रहा था, ऐसा चीन के जाउकाउदियन में भी हो रहा था, ऐसा सोलो नदी में जावा में भी हो रहा था। तो ये कंसेप्ट हो सकता है कि एक जगह हुआ हो और इन लोगों के आपस में मिलने से कि आप लोग डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, आप लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो बोलते हैं नहीं, हम हमारे यहाँ जो मोहल्ले का यानी हमारी गुफा का जो सबसे बुजुर्ग आदमी है उसके पास जाते हैं, बोलते हैं अब बताओ ये किसको दें, फिर वो सॉल्व करता है। तो राजनीति का जन्म भी हो गया, ये न्यायालय हो गया, चिपडम वाले कंसेप्ट आ गया। इसका मतलब है कि पॉलिटिक की शुरुआत भी हो गई, फैमिली की शुरुआत भी हो गई और विवाह नामक संस्था है वो भी आ गई, संपत्ति का कंसेप्ट भी आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी आ गया ना एक तरह से। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये डेवलप हुई हैं। तो क्या ये किसी की एक गुफा में डेवलप हो गई तो वहां से सबके पास फैली, या फिर सबने अपने अपने तरीके से पहली बार बनाई और सबकी एक जैसी निकली, संयोगवश कोइंसिडेंटली सबकी एक जैसी थी। तो आज तो दुनिया में विवाह की परंपरा आज लगभग सभी समाजों में है, संपत्ति की अवधारणा सभी समाजों में है और सभी समाजों में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए और इसके लिए क्या करते हैं, कोर्ट्स हैं, कानून है। तो जो सिविल सोसाइटी होती है, जो सभ्य समाज होता है, या जिसको कहते हैं कि डेवलप्ड सोसाइटी, विकसित समाज जब होता है, तो उसके पास ये संस्थाएं होती हैं, ठीक है, और वो हजारों लाखों सालों के अनुभवों के बाद यहां तक पहुंची है। इसलिए अगर हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसको कॉपी करना जो है ये नहीं बोल सकते आप लोग। आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉपी किया गया है, बल्कि ये मानव समुदाय की संपत्ति है,
ये जो कानून है किसकी संपत्ति है? ह्यूमन सोसाइटी की। ह्यूमन सोसाइटी ने, ह्यूमन कम्युनिटी ने ये डेवलप किया है, ये किसी की बकौती नहीं है। और इन सबको कॉपी करना नहीं कहते इसको, बल्कि ये फैसिलिटेशन है, क्योंकि हम भी हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक गलतियां करें और फिर कानूनों में सुधार करें, उसके बजाय हम लोग कई देशों का कानूनों का कंपैरेटिव स्टडी करें, उसको देखें और फिर उसको लागू कर दें, तो समय भी बचेगा और हम और तेज गति से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है हमारे यहाँ प्रैक्टिस में और ज्यादा एरर आए और गलतियां निकले, तो उनको वो लोग भी रिफॉर्म के तौर पे प्रस्तुत करें, क्योंकि उन चीजों को हम रिफॉर्म कहते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं तो हम उसको संशोधन कहते हैं। अब बात समझ में आ गई? तो मुझे नहीं लगता है कि अम्बेडकर को कोई ये कहेगा कि आप कॉपी करते थे या आपने और कुछ नहीं किया, आपने बस नकल करके रख दी। इसमें आपकी कोई बुद्धिमत्ता, नकल में भी अकल होनी चाहिए। आपने पढ़ा है कि नकल में भी अकल लगती, किस चीज की नकल करना है, किसकी नहीं करना है, और कौन से देश की नकल करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएस से ही क्यों लिए? क्योंकि यूएस में फ्रीडम बहुत था। तो अभी हम बात करेंगे, जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेंगे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे, या रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, रूल बाय लॉ की बात करेंगे। कई तरह की चीजें हैं। जब हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे की क्लासेस में, आगे पॉलिटी की बहुत सारी क्लासेस होंगी, करीब 10-15 क्लासेस तो हम लोग लेंगे। आपको होमवर्क भी देते जाएंगे, साथ साथ कंसेप्ट्स को समझाते भी जाएंगे और आपका अवेयरनेस भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा आपको। मैंने कोशिश की है कि इसको मैं थोड़ा इंटरेस्ट, बड़ा बोरिंग है, इतना आसान नहीं है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि ये पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को इस तरह से बात कर रहे हैं हम लोग, कथा टाइप चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब बड़ी अच्छी चीज है। तो बंद हो गया। तो ये है, तो आज का होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क अच्छे से करिए, कल से आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो पहला लिखिए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। दूसरा लिखिए, आज होमवर्क लिख लीजिए, 10 पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, इनको हम लोग पूरे 1.5 महीने तक, 2 महीने तक इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। आज जो लिखेंगे उसी को फॉलो करें, अलग से होमवर्क की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। शेड्यूल्स, अनुसूची, संविधान की अनुसूचियां, words used in preamble, प्रस्तावना में आने वाले शब्द, प्रस्तावना में आने वाले सभी शब्दों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन preamble, प्रस्तावना में आने वाले शब्दों की व्याख्या। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से होता है, नीति निर्देशक तत्व उसी को बोलते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पार्लियामेंट्री कमिटीज, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स लिखा है मतलब सारे हाई कोर्ट्स, एंड देयर
बेंचेस यानी उनकी खंडपीठ। इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज, महत्वपूर्ण आयोग और समितियां related to constitution, important commissions and committees related to constitution and parliamentary procedure। कितने हो गए? हो गए 10? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट होमवर्क है जो आपका पूरे 1.5 महीने चलेगा, ठीक है। और अब आप कभी भी कोई पेपर उठा के देखोगे, अपना टेस्ट पेपर भी या आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो इससे बाहर शायद ही होगा, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग कुछ करेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं, करेंगे। पॉलिटी में आपको समय समय पर होमवर्क देंगे, लेकिन पहले दिन मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा 1.5 महीने तक करते रहिए, है ना। इसको रोज करने की जरूरत है वैसे देखा जाए। पहले तो बनाने में आपको 8-10 दिन, अगर आपने नहीं बनाया है तो 8-10 दिन लगेंगे। पॉलिटी का आप हमारा नोट्स ले सकते हैं, उसमें बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। और काफी मदद करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा पॉलिटी का नोट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लक्ष्मीकांत जो किताब खरीदते हैं वो एक कलेक्शन है, वो एनालिसिस नहीं देता। वही है कि जो एक इमोशंस आने चाहिए उसके साथ नहीं आता, वो कंटेंट है। तो वो रेफरेंस बुक हो सकती है, वो एक कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? जो भी एसेंशियल्स हैं, जितने भी पॉलिटी के एसेंशियल्स हैं वो उसमें है। लेकिन उसको आप वो नहीं कह सकते कि ये बेटर मतलब एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, कलेक्शन करता है। एक्सप्लेन हमारा नोट्स बहुत अच्छे से करता है, वो उसकी डिमांड को पूरा करता है। तो खैर जो भी है, लेकिन मुझे लगता है पहला दिन ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग तो परिचय है। कल प्रियम्बल पढ़ के आइए, प्रियम्बल पे बात करेंगे। और एक प्रश्न लिखिए जो एमपीपीएससी वाले को बहुत पसंद आता है, आप में से जो एमपीपीएससी देंगे वो लोग लिखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की, या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण। दोनों तरह से पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है, कभी इंपॉर्टेंट फीचर्स के रूप में पूछे तो भी और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो भी। विशेषताएं और महत्वपूर्ण लक्षण एक ही बात है, ठीक है। तब उसमें वही कठोर और लचीला संविधान और तमाम देशों का सबसे लंबा लिखित संविधान और ये और वो, तो ये आप जरूर 10 पॉइंट्स लिखिएगा इसके। इसमें कितने आते हैं? 10 पॉइंट्स। चाहे वो लक्षण सब में लगभग एक जैसे हैं, किसी से भी लिख सकते हैं, कौन सी भी बुक से लिखे चलेगा, ठीक है ना। तो वो चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये खास करके यूं काम नहीं आता, लेकिन एमपीपीएससी वाला इसको सीधा ही पूछता है, और बल्कि 10-15 नंबर में पूछता है। तो वो आपको एमपीपीएससी कभी मेंस दोगे तो शायद ये आपको लिखना ही पड़ेगा जाके, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको तैयार करना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड या वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अध्यक्षात्मक सरकार यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगा एक तरह का। ये भी बहुत पॉपुलर प्रश्न है। फिर और छोटे छोटे टिप्पणियां हैं जिनको आप होमवर्क के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं कल होमवर्क नहीं दूंगा, आज ही दे देता हूं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं इसको, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार, भारत में चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया,
यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जितने भी आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मुझे लगता है इस सप्ताह के लिए काफी सारा होमवर्क आपके पास है। कल हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ के आइएगा। संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थी, संविधान के 10 सीरियल हैं, वो आपने शाम बेनेगल वाले देखे हो तो यूट्यूब पे पढ़े, अच्छी क्वालिटी में है, HD क्वालिटी में मिल जाएंगे आपको, तो वो जरूर देखिएगा। संविधान के 10 सीरियल जरूर देखिएगा, उसमें संविधान के बनने की कहानी है पूरी की पूरी, की संविधान बना कैसे, उसमें बहस कैसी हुई, डिबेट कैसी हुई थी, और कौन व्यक्ति क्या किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किन किन लोगों ने किया और कब कब किसने क्या क्या स्पीच दी, है ना। तो उससे आपको जिस निकल करके आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बस आपकी पढ़ाई शुरू हो गई आज ही, ठीक है। ये हो गया, मुझे लगता है आपको एक दिशा निर्देश मिल गया होगा। और अब आप अपना लक्ष्मीकांत खरीद लीजिए, जो लोग हमारा नोट्स खरीद सकते हैं वो नोट्स ले सकते हैं, और बाकी अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। बस यही है कोचिंग, ठीक है ना, यही गाइडेंस। चलिए शांति पाठ।